नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। जितने भी इंडियन सिटीजन, जितने भी भारतीय नागरिक या वो सारे लोग जो भी भारत के अंदर किसी भी राज्य के अंदर रहते हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होगा, क्योंकि आप सभी के लिए नई जॉब निकाली गई है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि लेबर डिपार्टमेंट के अंदर निकाली गई है। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इस जॉब के बारे में, और इस जॉब के पूरे नोटिफिकेशन को डिस्कस किया जाएगा। इस जॉब में कौन अप्लाई करेगा, कौन अप्लाई नहीं करेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, सिलेबस, अगर कोई एग्ज़ाम होता है इस जॉब से रिलेटेड तो उसका सिलेबस क्या होगा, सैलरी क्या होगी, वर्क क्या होगा इस जॉब पे, इस पोस्ट के अंदर, साथ में फॉर्म की फीस और कब से लेके कब तक फॉर्म भरा जाएगा, यानी आपके अप्लाई करने से लेके आपको जॉब मिलने तक का सारा प्रोसेस डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अगर आप इस वीडियो को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, और मेनली वेस्ट बंगाल के लिए तो है ही, और पूरे इंडिया कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। उड़ीसा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, तेलंगाना, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, कर्नाटका, केरला, जो भी जगहें हैं इंडिया के अंदर, वो सब लोग इस जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, यानी भारतीय नागरिक हैं, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही कुछ ऐसे कैंडिडेट भी रहेंगे इंडियन सिटीजन के अलावा, वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एलिजिबिलिटी के हिसाब से, वो उस रूल्स के हिसाब से उस एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं, जो मैं आपको वैकेंसी के दौरान नोटिफिकेशन के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखिए, ये आपका मेन वेबसाइट रहेगा। और रही बात इस जॉब से रिलेटेड एक एक लिंक की, तो आपको वीडियो के सही नीचे वो दिख रहा होगा, और जाके आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब पर। और पोस्टों की बात करें तो यहाँ पर 300 वैकेंसियाँ हैं, यानी कि 300 लोगों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और एक मेडिकल ऑफिसर, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, यानी कि GDMO, ये आप इसको शॉर्ट में कह सकते हैं। इतने वैकेंसियाँ निकाले गए हैं, तो जो भी एलिजिबल हो अप्लाई कर सकता है। और ये मेनली जॉब वेस्ट बंगाल के पूरे स्टेट के अंदर रहने वाली है, जो भी एलिजिबल हो इस पर अप्लाई कर सकता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये वाला जो नोटिफिकेशन दिखेगा, यही आपका मेन है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और आप यहाँ से इस पर जाकर अप्लाई कर पाएंगे। तो अप्लाई करने से पहले जो भी डिटेल्स है वो हम यहाँ कवर कर लेते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं, क्या है नोटिफिकेशन के अंदर। तो देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल, मुखर्जी रोड। तो ये आपका कोलकाता, यानी वेस्ट बंगाल के कोलकाता के मुखर्जी रोड से नोटिफिकेशन निकाला गया, और बोला गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करे जा रहे इंडियन सिटीजन से, यानी कि पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं वो सब अप्लाई करें इसको। मेनली इंडिया में रहने वाले वो लोग जो कि इंडियन सिटीजन हैं, यानी भारतीय नागरिक हैं। एंड अदर्स डिक्लेयर, जो भी बाकी लोग जो डिक्लेयर होते हैं, जो भी एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से इस पोस्ट के लिए, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये पोस्ट जो है ये टेम्पररी है, आप समझिए ये पोस्ट टेम्पररी है। और ये बोला गया है कि ये पोस्ट, आपकी जो जॉब है, आपकी जॉब मिलने के बाद हो सकता है कि ये आपकी परमानेंट जॉब हो जाए। एबिलिटी टू रीड, राइट, स्पीक। अब देखिए, ये बात याद रखनी है आपको, इस जॉब के लिए आपको पढ़ना, लिखना और बोलना आता हो बंगाली। इन बंगाली इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट, बट सच नॉलेज इज नॉट मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट हुज मदर टंग इज नेपाली, जिनकी नेपाली या अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन सच एबिलिटी विल बी टेस्टेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट्स with average and poor performance in the knowledge of Bengali test shall liable to be cancelled। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या बोला गया। यहाँ पे बोला गया है कि आपकी जो है, आपको बंगाली लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको बंगाली लैंग्वेज लिखनी, पढ़नी, बोलनी आनी चाहिए। एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, मतलब कि एक ज़रूरी है कि इतना आता ही हो। जिनको नहीं आती बंगाली सीख लें इस समय के भीतर, क्योंकि आपको ये चीज़ें ज़रूरी रहेगी। आपकी फॉर्म की जो डेट दी गई है तब तक, जॉब मिलने तक अगर आप सीख लेते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। दूसरा यहाँ पर ये है, जिनको नहीं आती अगर उनको नहीं आती बंगाली लैंग्वेज, और उनकी नेपाली जो है वो एक मदर टंग है, उनकी मातृभाषा, या फिर वो वही लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगी
अनलेस स्पेशली, जब तक वो मेंशन ना हो कि वो उनकी मेन लैंग्वेज नेपाली है। अब इन दोनों लैंग्वेज को छोड़कर और लैंग्वेज का ज़रूरी नहीं है, मतलब ये लैंग्वेज ही मांगी जाएंगी, आपको आनी चाहिए। और ये आपकी टेस्ट करी जाएंगी इंटरव्यू के समय पर। और जो भी कैंडिडेट इसमें पुअर परफॉर्मेंस देता है या एवरेज देता है या फिर वो नहीं इसको बंगाली टेस्ट को पास नहीं कर पाता है, तो वो लोग जो है उनका वो मान लीजिए वो उनकी जॉब वहीं कैंसिल हो जाएगी। अब नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है। सर्विस की बात करें तो वेस्ट बंगाल ESI मेडिकल सर्विस रहेगा, यानी कि मेडिकल सर्विस है। आप देखते हैं पोस्ट का नाम भी मेडिकल ऑफिसर है, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल सर्विस रहेगा ये आपका। और ये आपका लेबर डिपार्टमेंट रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के अंडर जो आता है। अब पे की बात करें तो पे यहाँ पर रहेगा 56,100 रुपीज़ से लेके 1,44,300 रुपीज़, ये आपको सैलरी मिलेगी। मतलब 56,000 रुपये से लेके 1,44,000 के बीच में आपकी सैलरी होगी। ये आपका पे लेवल 16 होगा एज पर वेस्ट बंगाल। अब देखिए ये रोपा वेस्ट बंगाल के जो भी रूल्स हैं वो सैलरी से रिलेटेड उसके रिगार्डिंग ये आपका मेनली सैलरी रहने वाला है ऑन बेसिक पे एंड सर्टेन एडमिसिबल अलाउंस, और बाकी सारे फायदे जो मिलते हैं इस पोस्ट पर वो भी मिल रहे होंगे। वैकेंसी की बात करूँ तो 300 वैकेंसी है। रिजर्वेशन वाइज देख लीजिए कि 102 वैकेंसी तो यूआर कैटेगरी के लिए रहेंगी, मतलब कि वो कैंडिडेट जो कि वेस्ट बंगाल में किसी ना किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, या फिर वो लोग जो कि दूसरे राज्य में रहते हैं वेस्ट बंगाल के अलावा, और वो लोग जिस भी कैटेगरी में आते हो तो उनको यूआर कैटेगरी में लिया जाएगा। मतलब अगर आप इस जॉब पर इस पोस्ट पर जो है गोवा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और त्रिपुरा, तेलंगाना, मणिपुर, मेघालय और आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका, केरला या फिर कोई ऐसी जगह जो कि वेस्ट बंगाल को छोड़कर आती है इंडिया के अंदर, तो वहाँ से आप अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको 102 वैकेंसी आपके लिए मिलेंगी। मतलब आपकी जो जॉब मिलेगी आपको, तो उसकी वैकेंसी जो आपको कंक्लूड करी जाएगी, सिलेक्ट करी जाएगी, वो इन वैकेंसियों में से करी जाएगी। रही बात SC ST, तो SC को 67, ST को 19 और नॉन क्रीमी लेयर मतलब वो हो जाता है, यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट के वो लोग जो कि उसमें आते हैं। मान लीजिए आपकी एनुअल इनकम का जो रूल है वो अदर बैकवर्ड कास्ट के हिसाब से, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के हिसाब से आपके स्टेट के अंदर, तो वहाँ पर आपकी अगर साल की जो भी आपके एसेट आते हैं, इनकम आते हैं पूरे साल के, वो 8 लाख से कम या फिर जो भी रूल होगा वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट में, तो उसमें अगर आप आ रहे हैं अदर बैकवर्ड कास्ट के इस रूल में, तो आपकी 43 जो है यहाँ पर वैकेंसियाँ होंगी। और दूसरा OBC B यानी 2 तरह में बांटा गया है, इसमें 29 हो जाएंगी। अब AB में आपको भी बताऊंगा ये AB क्या है अलग अलग से। और डिसेबिलिटी वाइज अगर देखेंगे जो डिसेबल कैंडिडेट्स होंगे तो वो उनकी अगर वो UR में रहेंगे तो 10 वैकेंसी है, SC में रहेंगे तो 4 है। अब मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जो डिसेबल तो है लेकिन वो SC में नहीं है, ST में है, तो वो एक UR में आ जाएगा। EWS की 26 वैकेंसियाँ हो जाएंगी। अब इसकी वैकेंसियों के बाद आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो 10 वैकेंसियाँ UR में दिखाई गई डिसेबिलिटी में, उसमें से 5 वैकेंसियाँ तो डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग से फिल होंगी, 5 आपकी एटिज्म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस और मल्टीपल डिसेबिलिटी वालों को 5 वहाँ से मिल जाएंगी। अब रही बात 4 वैकेंसियाँ जो आप देख रहे हैं SC में, जो कि आप डिसेबिलिटी में देख रहे हैं, वो आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी होंगी, जैसे कि सेरेब्रल पैल्सी और लेप्रोसी क्योर्ड और ड्राफ्सिम्स और एसिड अटैक विक्टिम जो भी रहेंगे, या फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, वो वाले लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अब द ब्रेकअप जो आपने वैकेंसियों का समझा वही रहेगा जो मैंने आपको भी समझाया। अब क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग इन द फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल और पार्ट सेकंड ऑफ द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट। आपको अगर इसमें जानना है इसकी मेन क्वालिफिकेशंस तो आप ऐसा कर सकते हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको जाननी होगी तो अब इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट था जो कि 1956 में आया था, उसके अंदर आप इसको जाकर देख सकते हैं कि मेडिकल क्वालिफिकेशन आपकी फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल में जो भी लिखी गई है और थर्ड शेड्यूल में लिखी गई है जो भी, एंड रजिस्ट्रेशन एज, और साथ में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज मेडिकल प्रैक्टिशनर इन वेस्ट बंगाल के डिपार्टमेंट में।
6 मंथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एज हाउस स्टाफ इन एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आपका कम से कम 6 महीने आपने जो है किसी भी गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करी हो एज हाउस स्टाफ के तौर पर, और अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में, या फिर किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में, हॉस्पिटल नहीं हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना हो, प्राइवेट हो, या फिर ऐसे रिलेटेड कोई भी हो। अब नॉट मोर देन 36 years of ordinary medical graduate and 40 years for those possessing postgraduate medical qualifications as on 1st January 2023, relaxable for otherwise well qualified and experienced कैंडिडेट्स। मतलब यह है कि आपकी 36 एज ना हो उससे कम वाले अप्लाई कर सकते हैं एक ग्रेजुएट के तौर पर, जो भी ग्रेजुएट है मेडिकल डिपार्टमेंट से। मान लीजिए आपने MBBS या फिर कोई भी ऐसी मेडिकल डिग्री करी और उसमें आपकी अगर 36 से एज लो है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 40 एज या उससे लो वाले अप्लाई कर सकते हैं अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट है मेडिकल की क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, यानी कि उनके पास मेडिकल फील्ड से रिलेटेड डिग्रीज है। और 1 जनवरी 2023 इनकी डेट रहेगी चेक करने के लिए कि इनके पास सर्टिफिकेट मार्कशीट है या नहीं इनकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से। प्राइवेट प्रैक्टिस ऑफ एनी काइंड is not allowed. Selected candidate shall be liable to be transferred to any post in such cadre in ESI establishment in anywhere। मतलब आप देखिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट होगा, आप ये मत सोचना कि आपके हिसाब से आपको किसी जगह पे भेजा जाएगा। वेस्ट बंगाल में कहीं भी भेजा जा सकता है। if quartered are provided, the officer will have to reside their own payment of rent to be fixed by government फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब देखिए मान लीजिए आपको क्वार्टर यानी आपको रहने के लिए क्वार्टर दिया जाता है, जगह दी जाती है आपको, जो कि गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के हिसाब से दी जा रही है इस पोस्ट पर। तो ऑफिसर को ये याद रखना है, ऑफिसर विल हैव टू डिसाइड देयर ऑन पेमेंट ऑफ रेंट टू बी फिक्स्ड। अब उनको जो है पेमेंट देनी होगी रेंट की, जो भी रहेगा आपका गवर्नमेंट के हिसाब से वो देनी होगी, जिसको भी ये क्वार्टर मिलता है रहने के लिए। आप देख सकते हैं जॉब के साथ क्वार्टर भी मिल रहा है। और सिलेक्टेड कैंडिडेट में बी लायबल बिफोर कंप्लीटिंग 10 years सर्विस और ऑर्डिनरली बिफोर अटेंडिंग the age of 45 to serve in any post service connected with defense of India for a minimum period of 4 years including period of time training। फीस आपको बताता हूँ, फीस यहाँ पर रहेगी 210 रुपये रहेगी। ओनली कैंडिडेट में इन एडिशन हैव टू बियर द फॉलोइंग चार्जेस। तो ये आप अपने एग्जाम की फीस को देख सकते हैं। ये आप देखिए ऑनलाइन पेमेंट यूजिंग नेट बैंकिंग, ये चार्ज लिखे गए हैं कि आप पेमेंट अगर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो आपको इतने चार्ज लगेंगे, 4 रुपये 90 पैसा। और अगर आप नेट बैंकिंग से करेंगे तो आपको सेम वही उतना चार्ज लगेगा। और ओनली प्लस उसके ऊपर 18% GST रहेगा। और ऑफलाइन पेमेंट करते हैं अगर आप तो आपको 17 रुपये सर्विस चार्ज लग जाएंगे। ऑफलाइन अगर आप किसी बैंक में या ब्रांच में जाके जमा करते हैं तो 17 रुपये आपको ऊपर से चार्ज लगेगा। फॉर्म की फ़ीस की बात करूँ तो 210 रुपये फॉर्म के हैं। और इसमें मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट। इसमें आपकी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास मेडिकल डिग्रीज हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी आप अपना एक्ट, इंडियन मेडिकल एक्ट को रीड करें, सेकंड स्केड्यूल और थर्ड स्केड्यूल वाले को, उससे आपको अपनी क्वालिफिकेशंस क्लियर हो जाएंगी। और SC ST से रिलेटेड कुछ लिखा गया है कि उनको फीस भरनी है नहीं भरनी, तो बोला गया है कि नो एक्सेम्पशन ऑफ फीस इज अवेलेबल टू SC कैंडिडेट और ऑफ अदर स्टेट्स। मतलब कि वेस्ट बंगाल के अनुसूचित जाति जनजातियों को तो फीस नहीं भरनी फॉर्म की, लेकिन जो वेस्ट बंगाल के अलावा आते हैं दूसरे राज्यों से तो उन लोगों को फीस भरनी होगी, क्योंकि वो एक नॉर्मल कैंडिडेट माने जाते हैं, एक रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट नहीं माने जाते। और ये ऑलमोस्ट हर स्टेट में यही होता है आपका। अब कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बता देता हूँ। 21 सितंबर से 12 अक्टूबर तक दोपहर के 3 बजे तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। सेम पेमेंट का समय भी सेम यही रहेगा। फीस के लिए आपको 1 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा अगर आप ऑफलाइन मोड में फीस पेमेंट करते हैं, क्योंकि और ये आपको लास्ट डेट फॉर जनरेशन ऑफ पेमेंट चलान, मान लीजिए आप लास्ट डेट आप 12 अक्टूबर तक पेमेंट का चलान जनरेट कर सकते हैं अगर आप ऑफलाइन मोड में फीस पेमेंट कर रहे हैं। देयर शैल बी नो एडिट विड्रॉ आफ्टर क्लोजर। आप फॉर्म भरने के बाद कोई एडिट नहीं कर सकते फॉर्म के अंदर, तो एकदम करेक्टली सही से फॉर्म को भरें। आप इंफॉर्मेशन यहाँ से रीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कमीशन एज फिक्स्ड क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू इन द फॉलोइंग मैनर। तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा
डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट इसको कहा जाएगा, इसमें जो भी कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी से है वो परसेंटेज वाइज 40% मार्क्स ले आया इंटरव्यू में, जितने भी मार्क्स एलोकेट करे गए हैं तो वो पास माना जाएगा। EWS वाला भी 40% लाएगा, OBC वाला 38 लाएगा, SC ST वाला 35-30 लाएगा और डिसेबल भी 30% लाएगा। टोटल वैसे जो भी आपका स्क्रीनिंग टेस्ट या इंटरव्यू लिया जा रहा है, और ये आपका रहेगा मेनली डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। इसमें ये आपका मेरिट लिस्ट बनाने के लिए प्रिपेयर नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ इसलिए चेक किया जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल है भी या नहीं इस पोस्ट के लिए। तो इंटरव्यू में जो पास कर जाएगा वो आगे जाएगा। आफ्टर डिस्प्ले मॉडल आंसर MCQ टाइप इन द PSC वेबसाइट, प्रोविजंस रिगार्डिंग डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स। ठीक है, कुछ पॉइंट है, इसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ, इसको रीड नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ लिखी गई है कि बेसिक पे के अलावा पोस्ट को जो भी अलग फ़ायदे मिलते हैं वो यहाँ मिल रहे होंगे। और फॉर EWS कैंडिडेट्स के लिए कुछ लिखा गया है, यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका एग्जाम होगा इस जॉब से रिलेटेड। अब उस एग्जाम के बारे में नहीं बताया गया था कि पहले आपका एग्जाम होगा फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के मार्क्स को मेरिट की लिस्ट पर नहीं बनाया जाएगा, मतलब मेरिट जो लिस्ट बनेगी कौन सिलेक्ट हुआ है जॉब के लिए फाइनली, तो उसमें आपका इंटरव्यू के पास्ट कैंडिडेट को नहीं सिलेक्ट, ये नहीं बोला जाएगा कि सिर्फ उस बेस पर आपको सिलेक्ट किया जा रहा है कि इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पर, ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पर आपको नेक्स्ट आपका आ जाता है ये आपका फॉर्म रहेगा। ये फॉर्म किसका रहेगा? आ पर्सन विद, जो भी डिसेबल कैंडिडेट्स होंगे वो इस फॉर्म को जरूर भर दें, अपना विलेज स्टेट जगह बता के कि हम यहाँ रहते हैं, सिग्नेचर और बाकी सारी चीज़ें बता दें और इसको सबमिट करें। नेम ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में बताएं और मतलब ये डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट अपना सर्टिफिकेट फिल करें यहाँ से। और जो भी कैंडिडेट वेस्ट बंगाल में, नेम एंड एड्रेस। अब देखिए ये आपका रहेगा EWS सर्टिफिकेट के लिए, मतलब कि जो भी इनकम एसेट सर्टिफिकेट होगा आपका, इनकम सर्टिफिकेट, वो आपका ये रहेगा। इसको आप सबमिट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा। ये आपका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट रहेगा। इसको आप यहाँ पे फोटो पेस्ट करेंगे और बाकी सारी चीज़ें करके फिल करके इसको भी फॉर्म के साथ सबमिट कर देना। जो भी डिसेबिलिटी, जो भी EWS कैटेगरी में आते हो, क्योंकि उनको फ़ायदा अगर चाहिए अपनी रिजर्व कैटेगरी वाइज वैकेंसी का तो वो इससे ही मिल पाएगा और कोई दूसरा चांस नहीं होगा इसके अलावा। और ये डिसेबिलिटी वाला फॉर्म रहेगा। तो मैंने आपको बता दिया। अब रही बात एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का सिलेबस, एग्जाम से रिलेटेड एक एक चीज़ तो अभी नहीं आई है, अभी देखेंगे। जैसे कि आप फॉर्म की डेट्स, तो फॉर्म की डेट्स के अकॉर्डिंगली अब ये फॉर्म जैसे ही क्लोज होंगे, जैसे आप देख रहे हैं 13 अक्टूबर को फॉर्म जैसे ही क्लोज होते हैं ऑफलाइन में और ऑनलाइन में 12 अक्टूबर को, उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा आपका सिलेबस इस जॉब से रिलेटेड। तो लेकिन अभी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, जो भी इसके लिए एलिजिबल हो। मैंने आपको एज बता दी है, क्वालिफिकेशंस बता दिए है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्लियर हो गया है, आपको सैलरी क्लियर हो गई होगी, वर्क भी क्लियर हो गया होगा। मेडिकल ऑफिसर का मेनली हॉस्पिटल, जो कि आपको लेबर डिपार्टमेंट में बोला है, वहाँ पे नॉर्मल जैसा काम होगा वही रहेगा मेडिकल ऑफिसर का। आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर कि मेडिकल ऑफिसर का मेनली काम क्या होता है हॉस्पिटल्स के अंदर, तो उससे भी आपको आइडिया लगेगा कि आपका एक्चुअल में काम क्या होने वाला है। सैलरी की बात करूँ तो 56,000 पर मंथ है और ये आपकी 1 लाख के बीच में, 1 लाख से भी ऊपर जा रही है। 1,30,40,000 के करीब जा रही थी हमने सैलरी जब देखी। और बाकी तो आपको सारा कुछ क्लियर कर ही दिया गया है। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेम स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई करें, पूरे इंडिया के लिए वैकेंसी है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिसके भी इसकी ज़रूरत है इस जॉब की, इस पोस्ट में, आपको लगता है कि आपके रिलेटिव्स में कोई भी इसकी क्वालिफिकेशन को फुलफिल करता है, आपको पता है, तो आप उसको ज़रूर पहुंचाएं कि उसको पता लग सके कि ऐसी भी जॉब आई है जिस पर वो अप्लाई कर सकता है या कर सकती है। तो ये आपका था नेम, मेन आपका ये आपका मेन ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा अप्लाई करने के लिए। ये आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ जैसे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपसे बोला जाएगा एप्लीकेंट आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए। ये तो रजिस्टर्ड के लिए हो गया। आप ऑल यूजर क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर फॉर पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सेम जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको सिलेक्ट कर लेना, मोबाइल नंबर डाल देना। यहाँ पर ये जो आपका पूछा जा रहा है कि 29 + 6 कितना होता है, वो एक्चुअल में जो भी होता है वो यहाँ लिख देना।
जो भी इसका आंसर आता है वो इसे यहाँ पे लिख दें और इसको सबमिट कर दें। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है। रजिस्ट्रेशन इस तरीके से ही होता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इसकी मदद से ही। चाहे आप किसी भी जॉब पे अप्लाई करते हो या किसी भी वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो पहले रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। इसके बाद फॉर्म भरने को जब जाएंगे तो अपनी पोस्ट तो आपकी सेम रहेगी, सेम यही पोस्ट है आपकी। रही बात आपको वहाँ पर सिलेक्ट कर, आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट्स अपलोड करने पड़ेंगे, मार्कशीट ग्रेजुएशंस के वो अपलोड करने पड़ेंगे, साथ में फोटो साइन जैसी चीज़ें अपलोड करनी है। और फॉर्म की फीस 210 रुपये की एंड में पेमेंट कर देना अगर अनरिजर्व कैटेगरी में हो तो। रिजर्व को नहीं पे करना होगा, वेस्ट बंगाल के रिजर्व को। फिर उसके बाद आप प्रिंट लेंगे और इस तरीके से फॉर्म सबमिट हो रहा होगा इस जॉब का। तो ये पूरा प्रोसेस है, डिस्कस हो चुका है और मैं आपसे मिलूंगा अब नए टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।